एक्टिव इक्विटी फंड, इंडेक्स इक्विटी फंड, डेट फंड, गोल्ड सिल्वर ETF और ग्लोबल इक्विटी फंड। सिर्फ ये 5 टाइप के फंड्स की जरूरत होती है आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए। एग्जैक्टली ये फॉर्मूला जब लोग फॉलो नहीं करते तो उनका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफिकेशन का शिकार हो जाता है। आपको पता है आज इंडिया में 100 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं बल्कि 1800 से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स अवेलेबल हैं। हर फाइनेंशियल एडवाइजर, हर यूट्यूब वीडियो, हर ब्लॉग एक नया सजेशन देता है, लेकिन सवाल यह है कि कितने फंड्स एक्चुअली जरूरी हैं। आज हम इसी बीमारी का इलाज बताने आए हैं। इस वीडियो में हम एक सिंपल येट प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे, द 5 फंड पोर्टफोलियो, जिसे आप अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दोस्त, आखिर एक आम इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो से क्या चाहिए होता है? भर भर के ग्रोथ, स्वादा अनुसार स्टेबिलिटी और चुटकी भर डाइवर्सिफिकेशन। इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही बताएंगे कि ऐसे पोर्टफोलियो बिल्ड कैसे करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम प्रॉपर आपके इन्वेस्टिंग स्टाइल के बेसिस पर ये डिकोड करेंगे कि इन 5 फंड्स का आपके पोर्टफोलियो में कितना एलोकेशन होना चाहिए और इसका ओवरऑल टैक्सेशन कैसे दिखता है ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विथ योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो के स्टार्ट में मैंने जो 5 फंड्स डिस्कस किए थे वो थे इक्विटी, डेट, गोल्ड सिल्वर, ग्लोबल और इंडेक्स। पर ये 5 ही फंड्स क्यों? कोई दूसरी कैटेगरी क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर फंड का एक स्पेसिफिक पर्पस है और जब आप हर बकेट का एक रिप्रेजेंटेटिव फंड चूज करते हो आप अननेसेसरी डुप्लीकेशन से बचते हो। जैसे जब मुझे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहिए तो मैं एक्टिव इक्विटी फंड चुनूंगी, जब मुझे स्टेबिलिटी चाहिए तो मैं डेट फंड पोर्टफोलियो में ऐड करूंगी, अगर इंडियन मार्केट एक्सपोजर चाहिए वो भी लो कॉस्ट में तब इंडेक्स फंड को पोर्टफोलियो में ऐड करूंगी। फिर मुझे ऐसा भी फंड चाहिए होगा जो इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल टेंशन के टाइम मेरे पोर्टफोलियो को हेज करे, तो उसके लिए गोल्ड सिल्वर ETF। और मेरा पोर्टफोलियो सिर्फ इंडिया तक सीमित ना रहे इसके लिए मैं ग्लोबल फंड में भी पैसा डालूंगी। बस इसके अलावा और क्या चाहिए? लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन मिल गया, स्टेबिलिटी मिल गई, इंडियन मार्केट का एक्सपोजर, इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल टेंशन प्रूफ और इंटरनेशनल फंड का एक्सपोजर सब मिल गया। एक बार ये हो गया तो सॉर्टेड। लेकिन ये फिगर आउट करने के बजाय लोग हर साल बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम्स चेस करते रहते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को वेल बैलेंस्ड नहीं बनाता, जिसका नतीजा आपका पोर्टफोलियो हर मार्केट फेज से लड़ नहीं पाता। और सही भी है, क्योंकि दोस्त ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम्स सिर्फ एक मिथ है, क्योंकि कोई भी फंड मैक्सिमम 3 साल तक टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में आता है और उसी फंड को नेक्स्ट 3 साल में देखोगे तो वो टॉप 100 तक में भी नहीं आता। Hence, this 5 fund portfolio is all what we need. Now, अगला सवाल होना चाहिए कि ये 5 फंड्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं और इन फंड्स की कैटेगरीज को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, तो वो भी समझ लेते हैं। We'll start with the first fund, that is active equity fund. सी म्यूचुअल फंड्स बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड्स जो कि टिपिकली अपना मेजॉरिटी पैसा टॉप 100 कंपनीज बाय मार्केट कैप में इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट कैन बी मिड कैप फंड्स जो नेक्स्ट 150 कंपनीज बाय मार्केट कैप में इन्वेस्ट करता है, और स्मॉल कैप फंड्स जो जितने भी छोटी कंपनीज होती हैं उनमें अपना मेजॉरिटी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक लिमिटेशन सी आ जाती है। इन फंड्स के फंड मैनेजर्स को 65 to 80% पैसे अपने मैंडेट के हिसाब से ही लगाने पड़ते हैं। मतलब लार्ज कैप फंड है तो लार्ज कैप स्टॉक्स में ही मेजॉरिटी पैसा लगाना होगा, इवन इफ लार्ज कैप्स ओवर वैल्यूड हो, तो स्मॉल एंड मिड कैप का एक्सपोजर इसमें नहीं ले सकते। और स्मॉल एंड मिड कैप फंड मैनेजर्स अपना एक्सपोजर स्मॉल या मिड कैप स्टॉक से कट नहीं कर सकते अगर स्मॉल या मिड कैप्स ओवर वैल्यूड होने लगे। ठीक ऐसे ही लार्ज मिड कैप, मल्टी कैप फंड्स जैसे कैटेगरीज भी आती हैं जिनमें कोई थीम या सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क नहीं होता, लेकिन सभी में कोई ना कोई लिमिटेशन रहती है जो अक्रॉस स्पेक्ट्रम ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से एक हद तक फंड मैनेजर को प्रोहिबिट करती है। तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा? फ्लेक्सी कैप फंड्स, नो फिक्स्ड कैप लिमिट्स, मैनेजर मार्केट साइकिल के हिसाब से लार्ज, मिड, स्मॉल में डायनामिकली शिफ्ट कर सकता है। मोस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फ्लेक्सी कैप फंड्स इसलिए सही भी होते हैं क्योंकि ये फंड्स लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। फंड मैनेजर मार्केट कंडीशंस के हिसाब से डिसाइड कर सकता है कि किस साइज के स्टॉक्स में ज्यादा या कम पैसा लगाना है। मतलब अगर मार्केट लार्ज कैप में स्ट्रांग लग रहा है तो वहां एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, और जब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिड या स्मॉल कैप में दिखे तो वहां भी शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब फ्लेक्सी कैप को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना सही होता है, लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड्स चुनते कैसे हैं? यहाँ आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट 3 रेशियोज। सबसे पहला है शार्प रेशियो। ये रेशियो यही दिखाता है कि आपके फंड ने आपको एक्स्ट्रा रिटर्न दिए भी है या नहीं,
और इस एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए जो आपने रिस्क लिया वो जस्टिफाइड भी था या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो फंड्स ने पिछले 5 साल में सेम रिटर्न दिया है, लेकिन एक फंड के अप्स एंड डाउन्स की वॉलेटिलिटी ज्यादा थी और दूसरे में कम थी, तो जो स्मूथ था उसका शार्प रेशियो हायर होगा। ये रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा है। दूसरा रेशियो है सॉर्टिनो रेशियो। सी, शार्प रेशियो में एक प्रॉब्लम है, वो दोनों अपसाइड और डाउनसाइड रिस्क को कंसिडर करता है। मतलब चाहे फंड का रिटर्न ऊपर जाए या नीचे आए, दोनों को रिस्क गिनता है, पर असली टेंशन तो लॉसेस की होती है ना। इसलिए सॉर्टिनो रेशियो शार्प का रिफाइंड वर्जन है। ये सिर्फ डाउनसाइड रिस्क यानी कि लॉसेस पे फोकस करता है। अगर सॉर्टिनो 1 से ज्यादा है, मतलब फंड ने फॉल्स के टाइम में अच्छा काम किया है। अब थर्ड रेशियो है अपसाइड डाउनसाइड कैप्चर रेशियो। ये चेक करता है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब फंड ने कितना प्रॉफिट पकड़ा, और जब मार्केट नीचे गिरा तब फंड ने कितना लॉस झेला। इसका भी एग्जांपल देखते हैं। अगर एक फंड ने मार्केट ऊपर होने पे 110% कैप्चर किया और नीचे होने पे सिर्फ 80% लूज किया, तो ओवरऑल कैप्चर रेशियो मोर देन 1 बनता है। ये एक साइन है कि फंड अप साइड में अग्रेसिव, डाउन साइड में डिफेंसिव था। मतलब ये बिल्कुल सही बैलेंस था। नाउ ये 3 रेशियोज के अलावा म्यूचुअल फंड्स को इवैल्यूएट करने के लिए काउंटलेस रेशियोज भी होते हैं, और इसकी कोई फिक्स लिस्ट नहीं होती। जैसे इंफॉर्मेशन रेशियो, ट्रेनर रेशियो भी यूज किए जा सकते हैं। ये इतने भारी रेशियोज हैं कि एक इन्वेस्टर के लिए इसे कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए कुछ एक प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे मॉर्निंग स्टार, वैल्यू रिसर्च, जो सभी फंड्स के लिए इनमें से कुछ रेशियोज को चूज करके अपनी रैंकिंग और रेटिंग्स देते हैं। आप इन वेबसाइट्स पर इनकी रैंकिंग और कंपैरेटिव एनालिसिस अभी देखकर अपने लिए फिट फंड चूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, हर प्लेटफॉर्म की मेथोडोलॉजी अलग होती है। रैंकिंग को एक स्टार्टिंग पॉइंट समझिए, फाइनल डिसीजन नहीं। अब सेकंड फंड की बात करते हैं, दैट इज इंडेक्स फंड। इसका काम बहुत सिंपल है, ब्रॉड मार्केट के ग्रोथ को कैप्चर करना, दैट टू विदाउट फंड मैनेजर बायस। एक्टिव फंड मैनेजर स्टॉक सिलेक्ट करते हैं और फीस ज्यादा लगती है, जबकि इंडेक्स फंड सिर्फ मार्केट इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी 500। सोच के देखिए, अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप इंडिया की सबसे बड़ी 50 कंपनीज के ग्रोथ में डायरेक्ट पार्टनर बन जाते हो, जैसे रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक्स और बहुत कुछ। इंडेक्स फंड सिंपल, ट्रांसपेरेंट और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। लेकिन ये फंड चूज कैसे करते हैं? सिर्फ 2 पैरामीटर्स देखना होगा। पहला, ट्रैकिंग एरर। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। ट्रैकिंग एरर बताता है कि इंडेक्स फंड का रिटर्न और एक्चुअल इंडेक्स जिसे वो ट्रैक करता है उसके रिटर्न्स के बीच कितना गैप है। अगर इंडेक्स 10% चढ़ा है और फंड 9.8% गया, तो ट्रैकिंग एरर यहाँ हुआ 0.2% का। ये डिफरेंस कम से कम होना चाहिए। कम एरर का मतलब है फंड इंडेक्स को एक्यूरेटली फॉलो कर रहा है। दूसरा है एक्सपेंस रेशियो। इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंस रेशियोज नॉर्मली एक्टिव फंड से बहुत कम होते हैं। एक्टिव फंड एनुअली 1 to 1.5% तक चार्ज करता है, जबकि इंडेक्स फंड में डायरेक्ट प्लान कॉस्ट यूजुअली 0.1% to 0.3% होता है। ये डिफरेंस छोटा लगता है, लेकिन एक्टिव और पैसिव फंड्स की ग्रॉस रिटर्न्स लार्जली सेम रहे तो 20 साल में ये आपके कॉर्पस पर काफी अच्छा खासा फर्क ला सकता है। ऑल्सो इंडेक्स फंड में जितना कम एक्सपेंस रेशियो हो उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये फंड का काम सिर्फ अपने इंडेक्स को रेप्लिकेट करना होता है। कोई एक्टिव स्टॉक पिकिंग से अल्फा जनरेशन का स्कोप नहीं होता। इसीलिए अब कई लोग पूछते हैं कि इंडेक्स फंड क्यों रखे जब एक्टिव फंड मैनेजर अल्फा जनरेट करने का मौका देता है। सिंपल आंसर, हर मैनेजर हर साल मार्केट को बीट नहीं कर पाता। जी हाँ, स्पाइवा रिपोर्ट को अगर आप देखें तो इंडिया में अक्रॉस फंड कैटेगरीज मोर देन 60% फंड्स अपने रिस्पेक्टिव इंडाइसेस को 3, 5 और 10 साल बेसिस पर बीट नहीं कर पाते। और एक बात, पैसिव इन्वेस्टिंग का एक और सबसे बड़ा फायदा है, आप ह्यूमन बायस, इमोशंस और फंड मैनेजर चर्न से बचते हो। आप सिंपली इंडिया की इकोनॉमी के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हो विदाउट गेसिंग विच सेक्टर या स्टॉक विल विन। नाउ एज वी नो, इंडेक्स फंड्स में भी बहुत वैरायटीज हैं, जैसे कि आप छोटी कंपनीज, स्मॉल कैप इंडेक्स फंड, मिड कैप इंडेक्स फंड या फिर निफ्टी 500 या निफ्टी नेक्स्ट 50 जैसे इंडेक्स फंड्स में भी एक्सपोजर ले सकते हैं। तो बस ये 2 पैरामीटर्स का एनालिसिस करके आप ये सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब थर्ड फंड देखते हैं, दैट इज डेट फंड। अब तक हमने ग्रोथ के बारे में बात की इक्विटी और इक्विटी इंडेक्स फंड्स के थ्रू, लेकिन आपको नहीं लगता कि हर पोर्टफोलियो में एक इंजन के साथ एक शॉक एब्जॉर्बर भी होना चाहिए? वही रोल प्ले करता है डेट फंड। डेट फंड का सिंपल मोटिव है आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देना। जब मार्केट में कोई स्टॉर्म आता है और इक्विटी 10 से 15% गिर जाती है, तो ये फंड आपके ओवरऑल रिटर्न्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इस फंड में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो किसी भी इन्वेस्टर को ध्यान देनी चाहिए, वो है कैसे आपके फंड की मैच्योरिटी आपके गोल के साथ मैच होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि डेट फंड के रिटर्न्स हमेशा फिक्स नहीं होते। यस, ये इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव होते हैं। मतलब डेट फंड का NAV इंटरेस्ट रेट की वजह से बढ़ता या घटता रहता है।
मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़े तो फंड का एनएवी गिरेगा और जब रेट्स कम होते हैं तो एनएवी बढ़ सकता है। अब जितना ज्यादा ड्यूरेशन उतना ज्यादा फंड का एनएवी गिरता है, मतलब उतनी ज्यादा सेंसिटिविटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटरेस्ट रेट 1% से बढ़ा और आपके फंड की मैच्योरिटी 3 साल की है तो उस फंड का एनएवी अप्रोक्सीमेटली 3% से गिर सकता है। अब ऐसे में अगर मेरा शॉर्ट टर्म गोल है और मैं ज्यादा मैच्योरिटी वाले पीरियड में पैसा डालती हूँ तो मेरा बहुत नुकसान हो सकता है। इसी से बचने के लिए आपको अपने गोल्स के हिसाब से फंड चुनना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स ये सही है अगर आपको 1 साल के अंदर इमरजेंसी फंड रखना है या हाउस डाउन पेमेंट प्लान कर रहे हो। 1 से 3 साल के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, यहाँ रिटर्न स्लाइटली बेटर मिलते हैं लेकिन रिस्क मैनेजेबल रहता है। 3 साल से ज्यादा के लिए गिल्ट फंड्स, ये फंड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो क्रेडिट रिस्क 0 होता है, सिर्फ इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का इंपैक्ट आता है। अब 2 और टर्म समझते हैं जो डेट फंड सिलेक्ट करते समय काम आते हैं। पहला है क्रेडिट क्वालिटी। ये बेसिकली बताती है कि फंड ने पैसा कितनी सेफ जगह लगाया है। अगर पोर्टफोलियो में सॉवरेन या AAA रेटेड बॉन्ड्स हैं तो फंड का क्रेडिट क्वालिटी स्ट्रांग है, डिफॉल्ट का रिस्क ऑलमोस्ट 0 होता है। लेकिन AA या उसके नीचे रेटिंग्स वाले बॉन्ड्स में थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है पर साथ में हिडन रिस्क भी छुपा होता है। कभी कभी फंड्स ये एक्स्ट्रा यील्ड के चक्कर में लो रेटेड बॉन्ड्स ले लेते हैं जो मार्केट में प्रॉब्लम आने पर रिस्की साबित हो सकते हैं। इसलिए एक सेफ डेट फंड का मतलब है हाई क्रेडिट क्वालिटी और मॉडरेट स्टेडी यील्ड। दूसरा है यील्ड टू मैच्योरिटी। ध्यान रहे ये नंबर बस एक एस्टिमेट है, कोई अश्योरेंस नहीं, लेकिन इसका मतलब है कि आज फंड के पोर्टफोलियो में जो बॉन्ड्स हैं उनके करंट इंटरेस्ट रेट्स और मैच्योरिटी के बेसिस पर यह बताया जाता है कि अगर आप आज से होल्ड करके रखें तो अप्रॉक्स इतना रिटर्न मिल सकता है। लेकिन मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बदले या फंड ने अपना पोर्टफोलियो चेंज किया तो एक्चुअल रिटर्न्स अलग हो सकते हैं। अब आता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। ये टेक्निकल लगता है पर बहुत सिंपल कंसेप्ट है। ये मेजर करता है कि इंटरेस्ट रेट बदलने पर फंड के एनएवी में कितना इंपैक्ट आएगा। इंटरेस्ट रेट और एनएवी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सोचो अगर मॉडिफाइड ड्यूरेशन 2 है और इंटरेस्ट रेट 1% से ऊपर जाता है तो इसका मतलब एनएवी अप्रोक्सीमेटली 2% नीचे जाता है। इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स का मॉडिफाइड ड्यूरेशन 1 से कम होता है, मतलब लेस सेंसिटिव, जबकि गिल्ट फंड्स में ये 5 से 6 तक भी हो सकता है, मतलब ज्यादा सेंसिटिव। तो अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म है तो लो ड्यूरेशन फंड चूज करिए, लॉन्ग टर्म व्यू है तो ड्यूरेशन थोड़ा बड़ा चलेगा। अब टाइम है चौथे फंड की, दैट इज गोल्ड ETF। हर पोर्टफोलियो में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो क्राइसिस में शील्ड का काम करे। जब इक्विटी गिरे और डेट स्टेबल रहे तब एक एसेट ऐसा हो जो ग्रोथ दे सके, और वो है गोल्ड ETF। गोल्ड हमेशा से इंडियंस के लिए एक इमोशनल और फाइनेंशियल एसेट रहा है, लेकिन मॉडर्न पोर्टफोलियो में सोना रखने का सबसे एफिशिएंट तरीका है गोल्ड ETF। नाउ व्हाट इज ETF? ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये म्यूचुअल फंड जैसा ही होता है, बस डिफरेंस इतना है कि आप इसे स्टॉक एक्सचेंज पर बाय या सेल कर सकते हैं, बिल्कुल शेयर्स की तरह। इसलिए लिक्विडिटी हाई होती है और प्राइस ट्रांसपेरेंसी भी मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड मतलब फंड्स ऑफ फंड्स में क्या फर्क है? सिंपल, ETF एक क्लोज एंडेड फंड है जिसमें शुरू में रेस किया गया पैसा गोल्ड में इन्वेस्टेड होता है और गोल्ड ETF की यूनिट की INAV गोल्ड के मार्केट प्राइस के हिसाब से ही होती है। ये डायरेक्टली गोल्ड प्राइस को ट्रैक करता है और एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। इसमें सिर्फ एक ही एक्सपेंस रेशियो लगता है, यूजुअली 0.3% के आसपास। वहीं फंड्स ऑफ फंड्स मतलब गोल्ड म्यूचुअल फंड होता है जो ETF में इन्वेस्ट करता है, तो उसमें डबल एक्सपेंस लगता है, एक ETF का एक FOF का, यानी लिक्विडिटी और कॉस्ट दोनों में ETF बेटर है। अब ETF सिलेक्ट करते वक्त हमें क्या देखना चाहिए? ETF की लिक्विडिटी, एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर। लिक्विडिटी मतलब वॉल्यूम हाई हो ताकि बाय या सेल करते वक्त बिड आस्क स्प्रेड मिनिमल हो। दूसरा एक्सपेंस रेशियो जो कि कम से कम होना चाहिए। तीसरा ट्रैकिंग एरर, कम एरर मतलब गोल्ड के प्राइस के क्लोजर रिटर्न्स। गोल्ड टिपिकली सेफ हेवन एसेट्स माना जाता है। जब भी कोई गोल्ड क्राइसिस होता है तो इक्विटीज डाउन जाती हैं और गोल्ड ऊपर। ये तब शाइन करते हैं जब बाकी एसेट्स स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और जब मार्केट फ्लैट या अप ट्रेंड में हो तब ये क्वाइटली डाइवर्सिफिकेशन का काम करते हैं। इसलिए ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब आते हैं लास्ट फंड पे, दैट इज ग्लोबल फंड्स। पिछले 1 साल में इंडियन इंडेक्स निफ्टी 50 ने लगभग 4% रिटर्न दिया है, जबकि यूएस का S&P 500 इंडेक्स ने 15% का स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिटर्न दिया। ये क्लियरली दिखाता है कि ग्लोबल इक्विटीज ने रीसेंट पीरियड में इंडियन इक्विटीज से बेटर परफॉर्मेंस दिया है। भाई डॉलर टर्म्स में देखेंगे तो निफ्टी के रिटर्न्स ना के बराबर हो जाते हैं। अब लॉन्ग टर्म में निफ्टी 50 ने जरूर S&P 500 को बीट किया हो, बट आगे के 30 साल किसने देखे हैं?
ठीक इसीलिए हमें ग्लोबल फंड्स की जरूरत होती है। सिर्फ एक इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। ये रिस्क आप बाकी इमर्जिंग कंट्रीज या मेजर इकोनॉमीज जैसे यूएस और चाइना जैसी कंट्रीज के ईटीएफ्स में एक्सपोजर लेके मिटिगेट कर सकते हैं। ग्लोबल एक्सपोजर से पोर्टफोलियो का रिस्क रिटर्न प्रोफाइल इंप्रूव होता है और जैसा कि हम जानते हैं, एक मार्केट हर एक टाइम फ्रेम पर आउट परफॉर्म नहीं करता। इन मार्केट्स में टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और कंजम्पशन ट्रेंड्स इंडिया से अलग पेस पे इवॉल्व होते हैं। ग्लोबल फंड्स में इन्वेस्ट करने के दो प्रैक्टिकल तरीके होते हैं, दोनों के अपने प्रोज और कॉन्स हैं। पहला तरीका है इंडियन लिस्टेड ग्लोबल ईटीएफ्स। ये ईटीएफ्स इंडिया में रजिस्टर्ड हैं और आपको फॉरेन मार्केट्स का एक्सपोजर देते हैं, लेकिन इनका एक लिमिटेशन है, हाई प्रीमियम टू INAV। मतलब आप कभी कभी एक्चुअल अंडरलाइंग ईटीएफ के प्राइस से 15 से 20% महंगा खरीद रहे होते हो। फिर भी इनका कंप्लायंस इजी है, LRS पेपर वर्क, फॉरेक्स कन्वर्जन या टैक्सेशन के कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। इस टेबल में हमने दिखाया है कि इंडिया लिस्टेड ग्लोबल ईटीएफ्स अपने एक्चुअल वैल्यू यानी INAV के कंपैरिजन में कितने प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं, मतलब मार्केट में उनकी डिमांड कितनी ज्यादा है। जैसे मिराई एसेट NYSE फैंग प्लस ETF और S&P 500 टॉप 50 ETF दोनों लगभग 19% प्रीमियम पे हैं और मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक Q50 ETF ऑलमोस्ट 20% पे। नेक्स्ट वे टू इन्वेस्ट ग्लोबली इज डायरेक्ट ओवरसीज ETF वाया लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। बाहर के ही लिस्टेड ETFs में आप LRS के अंडर $250,000 पर ईयर तक डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे S&P 500, नैस्डैक 100, MSCI वर्ल्ड एक्सेट्रा। इस रूट का सबसे बड़ा बेनिफिट है वाइडर चॉइस। डाउनसाइड ये है कि कंप्लायंस सच एज LRS डिक्लेरेशन, रेमिटेंस प्रोसेस और टैक्सेशन में फॉरेन इनकम डिस्क्लोजर स्लाइटली कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसमें TCS भी भरना पड़ सकता है अगर इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए से ऊपर की ईयरली हो तो। ओवरऑल अगर आप बिगिनर है या कंप्लायंस सिंप्लीफाई रखना चाहते हैं तो इंडियन लिस्टेड ETF ऑप्शन बेटर है। और अगर आप हाई नेटवर्थ या सीजन इन्वेस्टर हो जिसे ट्रू ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन और प्रीमियम फ्री प्राइसिंग चाहिए, LRS रूट ज्यादा एफिशिएंट है। तो अब तक हमने समझा कि कौन से 5 फंड्स पोर्टफोलियो के लिए सही हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, इनका मिक्स क्या होना चाहिए, यानी एलोकेशन कितना रखें। देखिए, एलोकेशन कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता, ये डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन पर, लेकिन एक ब्रॉड फ्रेमवर्क जरूरी है जिससे आप अपना बेस सेट कर सकते हो। तो अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो इक्विटी फंड का एलोकेशन होना चाहिए 20%, इंडेक्स 10%, डेट फंड 50% और गोल्ड और ग्लोबल दोनों 10-10%। अगर आप ना ज्यादा रिस्क एवर्स हैं और ना ही ज्यादा बड़े रिस्क टेकर तो आपका एलोकेशन कुछ इस तरह दिखता है, एक्टिव में 30%, इंडेक्स 10%, डेट फंड 20 से 30%, गोल्ड सिल्वर ETF 10% और ग्लोबल 10 से 20%। और अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो इक्विटी 35 से 40% तक रख सकते हैं, इंडेक्स 10%, डेट फंड 15 से 20% तक रख सकते हैं, गोल्ड सिल्वर ETF 10 से 15 और ग्लोबल 15 से 20%। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बस ध्यान रखना, एलोकेशन फिक्स करके भूलना नहीं है। मार्केट बदलता है तो पोर्टफोलियो चेंज होना चाहिए। हर 6 महीने या साल में रीबैलेंस जरूर करिए। जहां एलोकेशन अपने टारगेट से 5 से 10% ऊपर नीचे चला गया हो वहां रीसेट कर दीजिए, और सही होगा अगर ये एलोकेशन आपका सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बताए। अब लास्ट में क्विकली टैक्सेशन की क्विक समरी देख लेते हैं। टैक्सेशन के लिए आप इस टेबल को रेफर कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हो हर फंड टाइप का टैक्स रूल अलग है। इक्विटी फंड्स चाहे एक्टिव हो या इंडेक्स, दोनों में 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म गेन्स पे 12.5% टैक्स लगेगा, 1.25 लाख तक एग्जेम्पशन के साथ। शॉर्ट टर्म में 20% लगेगा। डेट फंड्स और गोल्ड सिल्वर ETFs इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स होते हैं और गोल्ड ETFs लिस्टेड इन इंडिया पे भी 12.5% LTCG टैक्स है आफ्टर 1 ईयर। तो बेसिकली जितना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना टैक्स एफिशिएंट हो जाता है आपका पोर्टफोलियो। तो अब आपको पता चल गया होगा कि एक स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने के लिए 20 अलग अलग स्कीम्स की जरूरत नहीं होती। सिर्फ 5 टाइप के फंड्स, एक्टिव इक्विटी, इंडेक्स इक्विटी, डेट, गोल्ड सिल्वर ETF और ग्लोबल फंड मिलकर आपका पोर्टफोलियो कंप्लीट, बैलेंस्ड और फ्यूचर रेडी बना देते हैं। ये 5 फंड्स मिलकर आपको देते हैं ग्रोथ, स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन और ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। और सबसे बड़ा बेनिफिट, आप अवॉइड करते हो ओवर डाइवर्सिफिकेशन, जो हर इन्वेस्टर का साइलेंट किलर होता है। रिमेंबर, इन्वेस्टिंग का गेम मोर फंड्स का नहीं होता, राइट फंड्स प्लस राइट एलोकेशन का होता है। बस अपने गोल्स, रिस्क और टाइम होराइजन के हिसाब से इन 5 पिलर्स को बैलेंस करो और हर 6 महीने या साल में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू जरूर करो। अब आप लोगों को मुझे ये बताना है कि आज आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कितने फंड्स हैं और क्या आपको लगता है कि लेस इज मोर इन्वेस्टिंग में भी काम करता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बट बिफोर लीविंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.